हाँ, तो मित्रों हम लोग दक्षिण एशिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साउथ एशिया। साउथ एशिया मीन्स द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। दक्षिण एशिया का सीधा अभिप्राय है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें कल हमने आपको ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं, प्रोमिनेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो पाकिस्तान की बात की। फिर हम लोगों ने जो बात की वो नेपाल की बात की। आज हम लोग भूटान, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों की ओर चलते हैं। तो भूटान और नेपाल दोनों की लगभग भौगोलिक स्थिति एक समान जैसी दिखती है। दोनों के अधिकांश भाग में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। नेपाल में तो तब भी काफी कुछ तराई बेल्ट है, लेकिन भूटान के पास तराई या मैदान का जो है वो आसाम प्लेन का एक बहुत ही नैरो सा पार्ट है, दिस वन। तो मेजर पार्ट ऑफ भूटान इज द माउंटेनियस। यहां अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय पूरी तरह यहां भूटान में स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन जो आउटर हिमालय है, जिसे हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं, ये लेसर हिमालय के साथ ही बिल्कुल मिश्रित हो गया है। यानी जो गैप है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच भूटान में बहुत कम है। भूटान पर हमें यहाँ पर कई ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। जो मोलहारी 7314, मासांगांग, तेरीगांग and Kula Gangri 7554, and another is the Garighar Puansar 7541। वहां की अपनी ये सभी स्थानीय भाषा में नाम हैं। तो ये हमें ग्रेटर हिमालय के पीक्स दिखाई दिए। भूटान के पश्चिमी भाग में इनकी कैपिटल थिम्पू स्थित है। अब ये साइट्स लोकेट हो गए होंगे। क्या है ये? हिमालय में स्थित एक राजतंत्र है। भूटान स्थित राजतंत्र है। यह चीन और भारत के बीच एक बफर राज्य की भांति उपस्थित है। भूटान इज अ किंगडम located into Himalaya as a buffer state between India and China। तो नेपाल में तो हमें बृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय में अंतराल भी दिखते हैं। तो यहाँ हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां समानांतर हैं, किंतु अत्यधिक निकट हैं। इस देश में हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय, यानी ग्रेटर, लेसर और शिवालिक, तीनों पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के
अत्यधिक निकट है। इसलिए जो इसकी जो चौड़ाई है वो उत्तर दक्षिण जो विस्तार है भूटान का रिलेटिवली नेपाल से कम है, अत्यधिक निकट है। इसलिए भूटान का उत्तर दक्षिण विस्तार नेपाल से कम है। तो the three parallel ranges of Himalaya are present three parallel ranges of Himalaya are present in Bhutan, but the gap among them is very narrow. जो अंतराल है वो बहुत कम है। That's why इसीलिए north-south extension of Bhutan is less than the Nepal. तो लेंथ भी कम है, इसकी विड्थ भी कम है। तो देखा जाए एक छोटा पर्वतीय देश है। अब जब गैप होते हैं तो फिर कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ताल पोखरा जैसी घाटियां ये बनती हैं। यही कारण है कि भूटान में कश्मीर घाटी या काठमांडू घाटी जैसी संरचनाएं नहीं है। तो पहाड़ियों के गैप में मान लो ये ग्रेटर हिमालय है, फिर कुछ दूरी पर ये लेसर हिमालय है, फिर आउटर हिमालय है। अगर यही ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय बना दिए जाएं तो इस तरह की फ्लैट बेस वाली लगभग सपाट आधार वाली घाटियां नहीं रहेंगी। और जब ये श्रेणियां एक दूसरे से अलग होती हैं तो ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच अगर अंतराल है तो फिर हिमालय की उत्तर दक्षिण चौड़ाई बढ़ जाती है, जैसा कि पश्चिमी हिमालय। इसीलिए कहा जाता है कि पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय अधिक चौड़ा है और पूर्व की ओर जाने पर सकरा है, क्योंकि हिमालय की श्रेणियां एक दूसरे के बहुत अधिक निकट आती जाती है। तो कश्मीर वैली हमें मिल गई, यहाँ काठमांडू वैली नेपाल में मिली, लेकिन हमें भूटान में इस तरह की कोई वैली नहीं मिलती। तो इसका एक और फैक्ट निकला क्या, भूटान में कश्मीर घाटी काठमांडू घाटी जैसी संरचनाओं का अभाव है। वैलीज लाइक कश्मीर, काठमांडू, are absent in Bhutan. The reason you know, what is the reason? Because of the
very less or negligible gap between the two mountain ranges. तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो यहाँ अंतराल है वो काफी कम है, लेकिन यहाँ हिमालय श्रेणियां आपस में सटी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर्वतीय ढाल बहुत तीव्र है। तो गहरी सकरी घाटियां तो हैं यहाँ, लेकिन उन गहरी सकरी जो जलधाराओं या नदियों के द्वारा बनाई गई घाटियां यानी गॉर्ज यहाँ ज्यादा है। गॉर्ज मतलब वी आकार की गहरी और सकरी घाटियां। तो वी से वैलीज जो गहरी और सकरी है वो यहाँ ज्यादा है, लेकिन कश्मीर जैसी चौड़े आधार वाली यहाँ पर घाटी नहीं है। तो वैलीज लाइक द कश्मीर, काठमांडू आर एब्सेंट इन भूटान। अगर हम बात भूटान की कर रहे हैं तो भूटान में हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट पीक को देखा, अभी तक नहीं पूछा गया है, काउला गांगरी। काउला गांगरी, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ भूटान लोकेटेड एट चाइना बॉर्डर। काउला गांगरी भूटान का सर्वोच्च शिखर है। Kaula Gangri is the highest peak of Bhutan जो कि भूटान चीन सीमा पर यहाँ वास्तव में तिब्बत है, सीमा पर अवस्थित है। That is located at भूटान चाइना, एक्चुअली ब्रैकेट में ये जो चीन है वो क्या था पहले, तिब्बत बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर ये है। अब हम लोग यहाँ मैप फिर देखते हैं तो यहाँ कांग या कांगरी या गांगरी ये ऐसे शब्द हैं जो कि पर्वत चोटियों के लिए उपयुक्त किए गए हैं। कांग, कांगरी, गांगरी शब्दों का प्रयोग भूटान में पर्वत चोटियों के लिए किया जाता है जो हिमाच्छादित हैं। पर्वत चोटियों के लिए किया जाता है। ये तो ये शब्द आया।
इसके अलावा जो यहां हम लोगों को गौर करके देखना है, वो कई नदियां हैं जो भूटान से आती हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय नदी है मानस। सो मैनी रिवर्स crosses the Bhutan to enter into India, and its name, the most notable river is Manas, and its tributary are the Tongsa and Bumtang, जबकि इसकी सहायक नदियां हैं बुमतांग, दिस इज टोंगसा। ये कभी कभार हम लोग उस समय इनके नाम सुनते हैं जब भारत सरकार यहाँ के जल संसाधनों को और बेहतर ढंग से नियोजित करने के लिए कोई नदी परियोजना नेपाल सरकार की अनुमति से बनाती है या प्रस्तावित करती है। तो जो मानस नदी है वो भूटान से ही भारत के आसाम क्षेत्र में आती है। लिख लें, द रिवर मानस कांग, कांगेरी, गांगेरी are the words used for mountain peaks in Bhutan. One more important point. मानस नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक। भूटान से आकर भारत में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो जिससे आसाम के इस भूभाग में बहुत अधिक जल की मात्रा बढ़ जाती है। रिवर मानस comes from Bhutan and joins ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। अब इसके जियोपॉलिटिकल अपने बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं कि भूटान एंड इंडिया हैज द पोरस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइक द नेपाल। नेपाल की तरह भारत और नेपाल की तरह भारत और भूटान के बीच भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पोरस है। पोरस मतलब जिसके द्वारा आवागमन सहज है, आ जा सकते हैं। नो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अक्रॉस द बॉर्डर आर रिक्वायर्ड। यहाँ सीमा पार करने के लिए बहुत सख्त उपकरण या साधनों की जरूरत नहीं है, जैसे वीजा और पासपोर्ट, बिकॉज Bhutan and Nepal both are the inseparable cultural and
इकोनॉमिक कम्युनिटीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भारतीय उत्पत्ति की ही यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति दिखाई देती है। इसीलिए हमने इनके साथ कोई सख्त सीमागत प्रावधान नहीं बनाए। और भूटान के जल संसाधनों का उपयोग भारत सरकार जल विद्युत उत्पादन हेतु करती है, और भूटान की सुरक्षा का भार भी भारत सरकार पर है, क्योंकि यह एक प्रोटेक्टोरेट अलाई है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं बांग्लादेश की। ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 3 ओर से भारत द्वारा घिरा हुआ है। यह 3 ओर से भारत द्वारा घिरा हुआ है। केवल इसकी पूर्वी सीमा, एक्चुअली दक्षिण पूर्वी सीमा, केवल इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा म्यांमार देश से मिलती है। तो ये जो पार्ट है, यहां पर बांग्लादेश ने यानी म्यांमार से मिलता है, म्यांमार देश से मिलती है। ये इसका साउथ ईस्टर्न जो बॉर्डर है वो म्यांमार से मिलता है। बाकी ये जो इसकी सीमाएं हैं वो भारत से ही मिलती है। 3 ओर अगर हम चलते हैं इसके, ये यहां पर गंगा इसकी सीमा बना रही है। ये देखो, so this country is surrounded by India from 3 sides almost। इस तरीके से है। तो अगर हम पॉलिटिकल मैप पर जाएं भारत के, तो फिर हमें कुछ और चीजें दिखाई पड़ेंगी। हम लोग अब बांग्लादेश बॉर्डर बना देते हैं। ये तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इतने राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं। कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5। और अगर हम भूटान के साथ यहां देखें तब कितने राज्य जुड़ते हैं? तो 1, 2, 3, 4। भूटान के साथ 4 राज्य जुड़ते हैं। और नेपाल के साथ भी आपने कल देखे थे कितने राज्य थे? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो वहां भी नेपाल के साथ कितने हो गए थे सिक्किम मिला के? 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से अगर हम लोग बांग्लादेश के साथ बात करें तो बांग्लादेश के साथ भी कुल कितने राज्य हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। तो 3 ये, 2 ये, तो इस तरीके से 5 राज्य इसके साथ भी मिलते हैं। अब वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल राज्य के पास अगर हम लोग गौर करें तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो वेस्ट बंगाल हैज द 3 इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अगर हम भारत के किसी अन्य राज्य पर जाएं जहां हमें 3 इंटरनेशनल बॉर्डर मिल पाए, तो वो कौन सा राज्य हो सकता है? ये देखें, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना और म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बाकी अगर हम देश के किसी अन्य राज्य के पास जाते हैं तो चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, तो एक ही इनके पास इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो चाइना है। लेकिन जो हमारी जैसे यूनियन टेरिटरी है, नई यूनियन टेरिटरी बनी है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, तो लद्दाख एक और चीन से और उधर जो पीओके वाला जो एरिया है, तो वो पीओके भी भारत का अभिन्न भाग है, इसीलिए पाकिस्तान से। तो लद्दाख के साथ भी 2 ही देशों का संबंध है। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और दक्षिण की ओर खुला सागर है। इसलिए अगर देखा जाए तो नेपाल, भूटान, म्यांमार और इन सभी संस्कृतियों का प्रभाव बांग्ला संस्कृति पर हमें दिखाई देगा, क्योंकि जब हम जिन क्षेत्रों से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं तो सांस्कृतिक विनिमय यानी कल्चरल एक्सचेंज जरूर होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ लिखना है, जरा उसको लिख लें। तो इंग्लिश में हम लोगों ने अभी नहीं लिखा है। 3 ओर से भारत द्वारा घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश रिपब्लिक इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम 3 साइड्स। तीन ओर से घिरा हुआ है। Only the southeastern border of Bangla is shared with the Myanmar. Myanmar shares with southeast border of Bhutan. तो भूटान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर म्यांमार मिलता है। देन बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय फाइव इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम। पांच भारतीय राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज विद बांग्लादेश। लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर of India with बांग्लादेश। तो ये है कितनी लेंथ है बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर की। इट इज 4096.7 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो लगता है कि चीन से होगी, लेकिन चीन के साथ 3488 किलोमीटर ही है। तो भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ इंडो बांग्ला बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर है। ये है। तो इस सीमा की जो पुराना नाम है, हिस्टोरिक जो नेम है, वो रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि बांग्लादेश का जो पुराना नाम है वो ईस्टर्न यानी पूर्वी पाकिस्तान है। इसकी को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और जानते हैं। देन अब बांग्लादेश के पास अगर आप इसके फिजिकल मैप पर जाएं, यही है इसका फिजिकल मैप। यहां हमें कहीं भी येलोइश या माउंटेनियस इलाके नहीं दिखाई देते। तो बांग्लादेश ऐसा देश है जो कि पूरी तरह मैदानी और समुद्र तटीय है। द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बांग्लादेश इज द रिवराइन प्लेन एंड कोस्टल प्लेन। बांग्लादेश का संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी है। द एंटायर ज्योग्राफी of Bangladesh is plain। पूरी तरह मैदान, दो तरह के मैदान हैं, नदी मैदान और तटीय मैदान, डेल्टा।
बांग्लादेश दो प्रकार के मैदानों से युक्त है। पहला, नदी मैदान, दूसरा तटीय मैदान, और तटीय मैदान पर ही इसके क्या है, डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो देयर आर द प्लेन ऑफ बांग्लादेश आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के यहां पर मैदान हैं। रिवराइन प्लेन दूसरा कोस्टल प्लेन। और कोस्टल प्लेन में यहां हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो यानी जो पूरा एरिया है वो जलोढ़कों से बना हुआ है और इसकी जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और एक जैसी पूरा आइसोट्रॉपिक नेचर, आइसोट्रॉपिक सरफेस है, यानी एकदम सम आकृतियों वाला क्षेत्र है। तो रिवराइन प्लेन है, नदी डेल्टा है, जहां बाढ़, ऑक्सबो लेक, गोखुर झीलें, दलदल, मार्सेस, ये सब मिलते हैं। और डेल्टा, तो यहाँ की जो जल से भरी हुई झीलें होती हैं डेल्टा पर, उन्हें बील कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का कुल क्षेत्रफल 98,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर है सुंदरबन डेल्टा का, जिसका 60% बांग्लादेश में स्थित है। इसका 60% कितना हो जाएगा? 60%, लगभग 59,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में स्थित है। शेष 40%, 39,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत में है। ये और अपनी उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण जूट तथा चावल, जूट, चावल और केला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। The geographical area of सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आप लोग जानते ही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, is about 98,000 square kilometer, the 60% of the delta lies in Bangladesh
while remaining is in India, शेष भारत में है। तो ये स्थिति रही। अब यहां पर बांग्लादेश, अगर सी लेवल बढ़ता है तो बांग्लादेश की कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लिख लें, यदि वैश्विक ऊष्मन के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है तो बांग्लादेश की लगभग 1/3 उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाएगी। If the rise in sea level due to global warming takes place, about 1/3 area of fertile land will degraded तो 1/3 भूमि बांग्लादेश की, तो उसमें जब सागरीय लहरें बांग्लादेश के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचने लगेंगी तो सागरीय लवण बहुत पहुंच जाएंगे, और जब सागर का लेवल बढ़ जाएगा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बहाव दर होगा वो धीमा होगा, जिससे बांग्लादेश में जल भराव, तो सादा जल भराव, नदी जल भराव और सागरीय जल भराव, ये दोनों मिलकर के बांग्लादेश की उपजाऊ मृदा को एक बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि निकट भविष्य में अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं थामा गया तो बांग्लादेश से भारत की ओर जो माइग्रेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश की अधिकांश आबादी प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि पर निर्भर है, और यदि ग्लोबल वार्मिंग से इन कृषि क्षेत्रों का ह्रास हुआ तो फिर बेरोजगारी की स्थिति में लोगों को पड़ोसी देश की ओर जाना पड़ेगा। So in near future, the migration may takes place from Bangladesh to India. It would be climatic induced migration, ये जलवायु द्वारा प्रेरित प्रवसन होगा। इसलिए भारत ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर एक सक्रिय भूमिका निभाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हमारे पास है। ये बात अलग है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो भारत के पास कुल स्थल मंडल का 2.14% ही भूभाग है, तो रफली हम 2% कह सकते हैं, और इस 2% पर दुनिया की 17% आबादी, 17% पॉपुलेशन, 17% कैटल यानी एनिमल्स हैं, ये उपस्थित है। उनका भार तो भारतीय प्राकृतिक संसाधनों पर है ही,
और यदि भारत की ओर इन माइग्रेशन हुआ और आसपास के पड़ोसी देशों से भी लोग भारत की ओर आए तो स्थिति भयावह हो सकती है। तो क्यों ना हम इन पड़ोसी देशों को उनके पर्यावरण संरक्षण में सहायता करते हुए वैश्विक स्तर पर भी योगदान करें। तो ये सारी चीजें हैं, तो जब हम बॉर्डर देखते हैं, उनकी ज्योग्राफी या फीचर्स देखते हैं, तब समझ में आता है। तो अब हम लोग अगर बांग्लादेश की नदियों की ओर जाएं तो कुछ बात और बनेगी। तो बांग्लादेश में जो नदी आती है, इधर आसाम की ओर से ये नदी आ रही है, यहाँ ये ब्रह्मपुत्र है आसाम में, लेकिन यहां इसे हम जमुना कहते हैं। जमुना, और यही जमुना इस गंगा की शाखा को गंगा का कलर हम बदल देते हैं, ये है गंगा, गंगा की शाखा को ज्वाइन कर लेती है। कहने का मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से और पूर्व की ओर ये ढाका स्थित है, और जब ये दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तब फिर इसका नाम यहां देखो पद्मा है। और जब इधर की ओर से एक रिवर और आ रही है, ये मिलती हुई जब पद्मा से मिलती है तो अब इसका नाम यहाँ अंत में मेघना पड़ जाता है, क्योंकि इधर से ये आने वाली नदी मेघना ही है। ये है स्थिति। तो इस तरीके से बांग्लादेश के पास तटीय मैदान है, और ये है, और तटीय मैदानों के पास न्यू मुरे के बाद यहाँ आइलैंड हैं, जैसे दक्षिण शहबाजपुर, ये एक आइलैंड है, रबीनाबाद ये आइलैंड है, साउथ हटिया ये आइलैंड है, सैंडविप आइलैंड। तो बांग्लादेश के पास मैदान के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी हमें आकृति मिल सकती है तो वो है लिटोरल आइलैंड, यानी कि तटीय द्वीप, सुंदरबन डेल्टा तट पर स्थित। देख ले, बांग्लादेश में बहने वाली प्रमुख नदियां बांग्लादेश की प्रमुख नदियां, द मेजर रिवर ऑफ बांग्लादेश कौन कौन है? तो पहले गंगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और उसके बीच बनाती हुई प्रवेश करती है। दूसरा जमुना, हाँ यहाँ जमुना से चौंकना नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। पद्मा, तो जब गंगा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तब पद्मा। फिर यही पद्मा आगे चल के एक शाखा में बंटती है, तो इसका नाम है, क्या बताई थी, मेघना, ये नाम है। गंगा, ये है जमुना, द अनदर नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र, पद्मा एंड मेघना, ये नाम है।
बांग्लादेश की तटरेखा पर निम्नलिखित अपतटीय द्वीप स्थित हैं। The following littoral islands are located in बांग्लादेश। नोट कर सकते हैं, लिटोरल जो आइलैंड्स हैं, रवीनाबाद दक्षिण शहबाजपुर, ये रवीनाबाद दक्षिण शहबाजपुर, दक्षिण हटिया और सैंडिप। दक्षिण हटिया और सैंडिप। द्वीप, सैंड द्वीप। तो रवीनाबाद साउथ शहबाजपुर, साउथ हटिया एंड सैंडविच आइलैंड। इसमें जो म्यांमार सीमा के सर्वाधिक निकट है वो है सैंडविच आइलैंड। इट इज वेरी क्लोज टू द म्यांमार बॉर्डर। तो म्यांमार सीमा के सर्वाधिक निकट की अगर हम बात करेंगे तो ये यहां पर हैं। और भी कई छोटे हैं, जैसे कुतुब टीला या कुतुब डिला, मैस्काल, कॉक्स बाजार। तो कॉक्स बाजार जगह है कोस्ट पर। तो अगर हम बहुत अंत में यहां आ जाएं तो ये है कॉक्स बाजार, जो बहुत चर्चा में रहता है। कब किन शरणार्थियों की बात होती है कि वो म्यांमार से आ गए, तो ये यहाँ म्यांमार से जो एंट्री होती है वो ज्यादातर यहाँ कॉक्स बाजार की ओर होती है। ये है। तो कॉक्स बाजार एक कोस्टल टाउन है और इसी कोस्ट के पास उत्तर में ये कुतुब डिला, मैस्काल, ये सब आइलैंड है। तो भारत की ओर भी ये, तो भारत का जो सबसे पूर्वी द्वीप है बांग्लादेश के द्वीपों के पास, तो उसका नाम है न्यू मुरे। दिस इज द न्यू मुरे। क्लियर? तो इतना इस पर काफी हो गया। अब हम लोग इसके बाद सीधा मूव करते हैं टुवर्ड्स द श्रीलंका या म्यांमार, फिर श्रीलंका की ओर चलते हैं। तो नाउ मूव फॉर म्यांमार। अब हम लोग म्यांमार को पढ़ते हैं। तो ये है म्यांमार। तो ये यहाँ बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश पर, यहाँ म्यांमार का माउंटेन पीक है, माउंट काका बोराजी। एच साइलेंट रहता है
कुछ लोग इसे हकाका बोराजी पढ़ लेते हैं, ये यहां से म्यांमार शुरू हो रहा है और ये इंडियन बॉर्डर्स है। पटकोई बूम। अब म्यांमार को अगर हम लोग एशिया के पॉलिटिकल मैप पर देखें तो और ज्यादा बेहतर होगा। और म्यांमार को हमने कहा था कि ऐसा देश है जो आंशिक रूप से, यानी इसका पश्चिमी भाग दक्षिण एशिया में और इसका पूर्वी भाग दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। तो अगर हम इसके पड़ोसी देशों को गिनना शुरू करें तो भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड, तो कितने इसके पड़ोसी देश हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो इसके 4 पड़ोसी देश हैं। नाउ म्यांमार या बर्मा। ये बर्मा इसका पुराना नाम है। Myanmar is surrounded by following 4 countries. पहला, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड, ये तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ म्यांमार इज विद इंडिया। म्यांमार की सबसे लंबी सीमा अगर हम देखें तो इंडिया नहीं, ये चाइना रहेगा। इंडिया और चाइना के साथ लगभग थोड़ा सा अंतर है। तो यहां पर लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज ऑलमोस्ट विद चाइना। स्लाइटली द लेंथ ऑफ चाइना बॉर्डर इज मोर विद म्यांमार। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा, द 4 स्टेट्स। 1, 2, 3, 4 स्टेट्स, ये 4 राज्य, अरुणाचल, नागा, मणि और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार सीमा से, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 4 राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित हैं।
अब आप लोग अपने आप लिख सकते हैं एटलस से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, और मिजोरम ये। अब यहां पर भारत और म्यांमार के बीच भूआकृतिक सीमा है। बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार देयर इज फिजियोग्राफिक इंटरनेशनल बाउंड्री। 4 राज्य आप लिख चुके हैं, अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो, ये थे। Now, the international border between India and Myanmar is a physiographic border. Yeah, boundary. भारत और म्यांमार के बीच भू आकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो किन सीमाओं को भूआकृतिक कहा जाता है? पर्वत, नदी, मरुस्थल, दलदल, जलसंधियां, इन सब, जब ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करते हैं तो ऐसी सीमाओं को हम फिजियोग्राफिक बाउंड्री, लेकिन जब हम अक्षांश या देशांतर को सीमा के रूप में या कोई अन्य मानव निर्मित सीमा को मान लेते हैं तो फिर उन्हें हम कार्टोग्राफिक बाउंड्री कहते हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक सीमा भूआकृतिक को कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकृति कभी भी 2 देशों के बीच कोई बंटवारा नहीं करती। प्रकृति ने पूरी धरती संपूर्ण मानव जाति के लिए बनाई है। ये मानव के अपने राजनीतिक हित रहे हैं जिसने इस प्रकृति प्रदत्त धरातल को सीमा रेखा में बांटा है। सो ऑलवेज द इंटरनेशनल बॉर्डर, the interstate border, interdistrict border, all are the man-made border. बॉर्डर जो भी हैं, सीमाएं जो भी हैं, ये मानव ने बनाई है। अब मानव ने किस आकृति को, प्राकृतिक आकृति को यानी भूआकृतियों को अगर चुन लिया है सीमा के रूप में, तो फिर उसे हम भूआकृतिक सीमा कहते हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच भूआकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिजियोग्राफिक बाउंड्री है। तो किसे कहते हैं फिजियोग्राफिक बाउंड्री? When physiographs like mountain, rivers, lakes, swamps, straits, deserts, act like the boundary.
then they are called physiographic boundary. Physiographic boundaries. जब पर्वत, नदी, दलदल, झीलें, जलसंधियां, मरुस्थल को सीमाओं के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है तो इन्हें हम भूआकृतिक सीमाएं कहते हैं। लिख ले। जब भू आकृतियों जैसे पर्वत, नदी, झील, दलदल, जलसंधियां, मरुस्थल आदि को सीमाओं के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इन्हें भूआकृतिक सीमाएं कहते हैं। तो पूर्वांचल हिमालय अर्थात अराकानियोमा भारत और म्यांमार के बीच एक भूआकृतिक सीमा है। अराकानियोमा तो म्यांमार वाले कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय भारत और म्यांमार के बीच एक भूआकृतिक सीमा है। भूआकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो जैसे भारत पाकिस्तान के बीच क्या था? झेलम नदी सीमा, वो भी भूआकृतिक सीमा है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि भूआकृतिक सीमा है। लेकिन अगर हम मैकमोहन लाइन की बात करें या अगर हम किसकी बात करें, रेड क्लिफ लाइन की बात करें, तो ये अब भूआकृतिक सीमाएं नहीं है। लेकिन सर क्रीक वो एक क्रीक है तो उसे हम भूआकृतिक सीमा कहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की भूआकृतिक सीमाएं नहीं है। या कभी कंफ्यूज कर सकते हैं कि भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर किसी भी भू आकृति के द्वारा नहीं बनाया जाता। तो अगर हम पाकिस्तान और भारत के सीमा पर जाते हैं तो फिर हमें झेलम नदी एक भूआकृतिक सीमा बनाते हुए मिलती है। लेकिन ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का जो पूरा बॉर्डर है वो भूआकृतिक है। तो जैसे पंजाब का बंटवारा है वो रेड क्लिफ के द्वारा, थार मरुस्थल का बंटवारा है वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अगर हमें भूआकृतिक सीमा कहीं ढूंढनी है तो झेलम नदी और सर क्रीक। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच अगर हमें भूआकृतिक सीमा ढूंढनी है तो वो गंगा नदी।
लेकिन भारत और म्यांमार के बीच जो पूरी सीमा है वो पूरी तरह फिजियोग्राफिक है। वो द एंटायर बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार इज अ फिजियोग्राफिक बॉर्डर। वो एक भूआकृतिक सीमा है। तो भारत और म्यांमार के बीच एक भूआकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन? आराकान योमा। तो आराकान योमा is international. Arakan Yoma is international फिजियोग्राफिक, ये इसकी विशेषताएं। दो देशों के बीच है तो इंटरनेशनल, पर्वतों ने बना है तो फिजियोग्राफिक। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार। तो अब आप लोग जरा ये सोच कर देखिए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन सी सीमाएं भूआकृतिक प्रकार की हैं। किस प्रकार की हैं? भू आकृतिक प्रकार की हैं। ये इसको हम लोग लास्ट में समराइज कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग म्यांमार की सीमा की तो बात कर ली, भारतीय राज्यों की भी बात कर ली, किससे कौन से संबंधित हैं, तो म्यांमार का ये जो इलाके हैं, फिजियोग्राफी अगर हम देखें तो यहाँ इसके उत्तरी भाग को काचिन स्टेट कहते हैं। तो नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द म्यांमार इज काचिन स्टेट एंड आफ्टर दैट इज सागाइंग स्टेट, सागाइंग राज्य है। मागवे, सान स्टेट यानी सान प्लेट्यू वाला एरिया, कयान स्टेट, केइन स्टेट, पेगू, ये सब इसके इलाके हैं। यानी जो पेगू राज्य के पास वहां यांगून यानी पुरानी राजधानी थी। आज अगर देखा जाए तो ये राजधानी इनकी शिफ्ट हो गई है, मंडले के पास आ गई है। जब मंडले के पास आ गई है तो ये जो आराकान योमा वाला एरिया है इसे चिन स्टेट कहते हैं, चिन। और ये सैगिंग स्टेट। तो भारत के साथ जो म्यांमार के प्रांत जुड़े हैं वो चिन और सैगाइंग, ये प्रांत म्यांमार के जुड़े हुए हैं। और म्यांमार का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो एक पठार है जिसे हम सान प्लेट्यू कहते हैं। म्यांमार का उत्तरी पूर्वी भाग सान पठार कहलाता है। तो ईस्टर्न part of northern Myanmar is called San Plateau. ये है। अब भारत से इसके जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं?
तो सान प्लेट्यू सान प्रोविंस भी कहा जाता है। सान पठार म्यांमार का सान प्रांत भी कहलाता है। तो सान प्लेट्यू इज सान प्रोविंस ऑफ द म्यांमार। तो म्यांमार के कौन से राज्य भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं? चिन एंड काचिन स्टेट्स। चिन तथा काचिन प्रांत भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। चिन एंड काचिन provinces of Myanmar are located at India border. अब हम लोग सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां, खासकर जो नागा ट्राइब्स के लोग हैं, वो फ्रीली इस बॉर्डर को आर पार करके आ जा सकते हैं। यानी म्यांमार के लोग जो करीब 24 घंटे तक अपने वहां के जो सहकुल के लोग हैं, सेम फैमिली या उनके वंश के लोग हैं, उनके साथ 24 घंटे तक रह सकते हैं। और वो लोग म्यांमार में अगर कोई नागा रहता है तो वो आकर के भारत में 72 घंटे तक रुक सकता है। तो इस तरीके से ये फ्री माइग्रेटरी इंटरनेशनल जोन बन जाता है। तो अब देखा जाए तो प्रश्न ये बन जाता है, तो कभी यहाँ पर उसे थोड़ा फैक्चुअल बना देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट के साथ। वो ये पूछ लेंगे, अगर हम लोग म्यांमार का मैप देखें तो ये पटकोई बूम है, ये काचिन राज्य है। और काचिन राज्य के बाद ये यहाँ सैगाइंग स्टेट है। तो ये काचिन स्टेट पटकाई बूम के बाद ये नागालैंड है। तो नागालैंड के लोग अगर आएंगे म्यांमार के किस राज्य में, तो दैट इज सागाइंग। तो काचिन स्टेट और चिन राज्य के बीच में सैगाइंग क्षेत्र है। कौन सा है ये? सैगाइंग। तो जैसे नागाइंग जैसा इलाका हो, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसे थोड़ा अलग से लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। काचिन प्रोविंसेस ऑफ म्यांमार आर लोकेटेड एट इंडिया बॉर्डर बिटवीन चिन एंड काचिन Sagaing province is located at India border. इंडिया में दिस इज नागा बॉर्डर नागालैंड के बॉर्डर के पास। तो
वस्तुतः जो नागा ट्राइब है, भारत के नागा जनजाति के जो लोग हैं, वो म्यांमार के किस राज्य में फ्रीली आते जाते हैं, तो दैट इज द सागाइंग। तो सागाइंग और नागाइंग आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि जो म्यांमार है, इसका जो पश्चिमी भाग है यह मैदानी है और सबसे दक्षिण में इरावदी का डेल्टा स्थित है। तो इसको हिंदी में भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। म्यांमार के चिन और काचिन राज्यों के बीच सैगाइंग प्रांत है, जो भारत के नागालैंड सीमा पर स्थित है। चिन, चाइना नहीं, चिन एवं काचिन राज्यों के बीच सागाइंग राज्य या क्षेत्र है, जो भारत की नागालैंड की सीमा पर स्थित है। ये इतना आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि म्यांमार का पश्चिमी भाग मैदानी है, मैदान है। The western part of Myanmar is plain. In the south of the western part, delta of Irrawaddy is located. पश्चिमी भाग के दक्षिण में इरावदी का डेल्टा है, जिस पर म्यांमार की प्राचीन राजधानी, म्यांमार की पूर्व राजधानी जो वर्तमान में है, इससे पहले पिनमाना है इस समय, पूर्व राजधानी यांगून भी कहते हैं और कुछ लोग रंगून स्थित है। इरावदी डेल्टा is located into south of western part of Myanmar Yangon oblique Rangoon is located at this delta और यांगून अथवा रंगून इसी डेल्टा पर स्थित है। नाउ वी कैन मूव फॉर व्हाट, तो अब यहां तो ये हो गया, और भी कहीं पर क्या म्यांमार हमारी सीमा के निकट आता है? तो अगर इन सीमाओं की बात करें तो अंडमान जो आइलैंड हैं उनके उत्तर में जो प्रिपेरिस आइलैंड है,
यहां पर भी म्यांमार की सीमाएं भारत की सीमाओं के पास आ जाते हैं। कोको आइलैंड है, तो जस्ट नॉर्थवर्ड टू द नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान के उत्तर की ओर कोको चैनल है, और कोको चैनल के उत्तरी सीमा पर कोको आइलैंड, और कोको आइलैंड के उत्तर में प्रिपेरिस आइलैंड उपस्थित है। तो कोको जो प्रिपेरिस है ये म्यांमार का भूभाग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इन कोको द्वीपों पर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि भारतीय सीमा के अत्यधिक निकट होगा, जो कि भारतीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो अगर हम लोग मैप पर यहां पहुंचे, ये बांग्लादेश हो गया, देन म्यांमार कोस्ट, यहां, तो हम लोगों ने यहां की बात करें तो प्रिपेरिस आइलैंड, कोको आइलैंड, this is the North Andaman, and in between the North Andaman and Coco Island, this one is the Coco Channel in Bay of Bengal. ये बंगाल की खाड़ी में कोको चैनल है। ये अंडमान आइलैंड्स हैं, तो ये अंडमान सी है, अंडमान सागर हो गया। तो ये जो दोनों आइलैंड हैं ये म्यांमार के हैं। ये म्यांमार के आइलैंड हैं। कौन कौन से आइलैंड हमने आपको ये बताए हैं? प्रिपेरिस आइलैंड, एंड कोको आइलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दीज कोको आइलैंड आर लोकेटेड जस्ट नॉर्थवर्ड टू द नॉर्थ अंडमान। तो हमारा पॉइंट क्या बना? वो ये बना कि म्यांमार के अंतर्गत बंगाल खाड़ी के प्रिपेरिस आइलैंड, प्रिपेरिस द्वीप, तथा और कौन कौन से? कोको द्वीप, आते हैं। तो म्यांमार टेरिटरी इंक्लूड्स प्रिपेरिस, and Coco Island of Bay of Bengal. अब अगर हम लोग इंडियन ओशन के मैप को देखें तो फिर हमें कोको आइलैंड एक बार फिर दिखते हैं, लेकिन दक्षिणी हिंद महासागर में। तो उत्तरी हिंद महासागर के जो कोको आइलैंड हैं वो तो म्यांमार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया के दक्षिण की ओर यानी कि इंडियन ओशन के मैप को बनाएं तो दिस इज द इंडियन पेनिनसुला, ये
सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, ये बन गए। तो इधर तो ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है। ये अगर हम लाइन ऐसे खींच दें तो ये लगभग इक्वेटर हो गया। यहां आ जाएं तो आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और ये साहब इक्वेटर है। तो इक्वेटर के दक्षिण में जो हिंद महासागर का भाग है ये साउथ इंडियन ओशन कहलाता है। ये दक्षिणी हिंद महासागर कहलाता है। अगर हम यहां चले जाएं तो हमें यहां भी कोको आइलैंड दिख जाएंगे। तो इफ वी गो इनटू द southeastern part of the Indian Ocean, then we can trace the Coco Island. So, it is very important to note down the Coco Island we can trace into Indian Ocean twice. One close to the Myanmar, Coco Island, and these the क्लोज टू द ऑस्ट्रेलिया। कभी कभार ये द्वीप भी चर्चा में रहते हैं। कब? क्योंकि ये तो हमारे देश के भारत की सीमा से, कोस्ट और टेरिटोरियल वाटर से बहुत दूर हैं। फिर भी ये भारत के संदर्भ में ये चर्चा में आते हैं। तो अगर यहां जाना चाहें तो हम लोग फिर एटलस में द ओशंस करके जो मैप होता है, जहां महासागर बने होते हैं, उसमें अगर हम इंडियन ओशन पर पहुंच जाएं, कहां पर? इंडियन ओशन पर पहुंच जाएं, तो ओशंस में हम लोगों को इंडियन ओशन देखना है। अब अगर यहां इस मैप पर आ जाएं तो ये काफी ब्लर कर रहा है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में ये जो एरिया है डार्क ब्लू कलर का, थोड़ी मदद करते हैं। ये हमें इधर ऑस्ट्रेलियन बेसिन से अलग कर रहा है। और ये जो बहुत ही लाइट कलर के ब्लू के बने हुए हैं, ये इंडियन ओशन में लावा के जमाव से बना हुआ रिज यानी कटक है। ये तो रिज है, लेकिन इसको हम कीहिन बेसिन कहते हैं। और यहां इस कीहिन बेसिन में हमें कोको आइलैंड्स मिलेंगी। यहां ब्लर कर रहा है इसलिए ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाए। कोको द्वीप दिख जाएंगे। और ये जो कीहिन बेसिन है, ये इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सागरीय प्राधिकरण के द्वारा यहाँ की इस गहरी तली के संसाधनों के दोहन का अधिकार, यानी right has been granted to India by the ISA, International Sea Authority, to explore the resources of the deep oceanic bottom into the area of कीहिन Basin, KEIHIN। तो कीहिन द्रोणी जो कि हिंद महासागरीय कटक और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, वहां भी हमें द्रोणी के गहरे महासागरीय संसाधनों के दोहन का अधिकार
अंतरराष्ट्रीय सागर प्राधिकरण द्वारा दिया गया। यहां हम लोग डीप सी एक्सप्लोइटेशन एंड एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो यहां भी कोको आइलैंड उपस्थित हैं। तो कभी कभार ये अंतरराष्ट्रीय चर्चा में, परिदृश्य में ये भी स्थिति आ जाती है, और फिर कोको चैनल के पास के महासागरीय संसाधन के दोहन की बात होती है, कोको द्वीप के पास के, तब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने एटलस में अपनी सीमाओं के पास, म्यांमार के पास, अंडमान से ठीक उत्तर की ओर हमें कोको द्वीप मिल जाते हैं। तो देन we get confused by the use of the term Coco Island. So Coco Island we can trace over the map of the Indian Ocean twice, one in the north, means northward to the North Island, and one in the deep south of the Indian Ocean into the Kihin Basin, और दूसरे हमें कोको द्वीप सुदूर दक्षिण में किहिन द्रोणी में सागर के मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें नोट कर लेना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन तो यहां उल्लेखनीय है कि कोको द्वीप नामकरण दक्षिण हिंद महासागर की किहिन बेसिन, किहिन द्रोणी में स्थित द्वीपों के लिए भी किया जाता है। तो किहिन बेसिन के गहरे महासागरीय संसाधनों के दोहन के लिए पट्टे पर ये इलाका भारत को मिला, और ये जो पट्टा पर इलाका मिला वो 15 साल के लिए मिला था, फॉर द 15 years, एंड इट्स एक्सपायरी डेट ऑफ द लीज वाज इन 2016, 15-16, अर्थात इस पट्टे की समाप्ति जो अवधि है वो 2015-16 थी, बट द फर्दर एक्सटेंशन हैज बीन गिवन टू इंडिया, और 6 साल की इसे और भारत को यहां अनुमति प्राप्त हो गई। सो इट इज द 2021 टाइम पीरियड व्हेन दिस लीज विल एक्सपायर। तो 2020-21 में भारत को ये गहरे महासागरीय क्षेत्र के जो दोहन, किहिन बेसिन के दोहन का अधिकार है वो 2020-21 में समाप्त होगा। इसलिए ये आगे आने वाले 1-2 महीनों में चर्चा का विषय बनेगा, तब लोग इसे पढ़ेंगे। तो अगर हमारी कोई चीज 2015-16 में चर्चा में रही है और उस समय हम लोगों ने कभी पढ़ रखा है, तो वो चीज भी हमें रिकॉल कर लेनी चाहिए और स्टूडेंट को आगे से अलर्ट कर देना चाहिए, तब फिर कोको की बात हो सकती है। तो the same name Coco Island we can trace into the deep south of the Indian Ocean near the Kihin Basin. तो हम समान नामकरण, the similar name of Coco Island can trace on the map of Indian Ocean अब अगर कोई पूछे कि कोको द्वीप किस देश के हैं, तो वो किसी देश के नहीं है, दक्षिण हिंद महासागर के। तो जब देश की बात आएगी, तो फिर जब टेरिटरी की बात आएगी, तो कोको आइलैंड बिलोंग्स टू द म्यांमार, तब हम म्यांमार टिक करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलर नेम द कोको आइलैंड कैन बी ट्रेस्ड on the map of the Indian Ocean near Kihin Basin.
कीहिन बेसिन, कहां पर है कीहिन बेसिन? इन द साउथ इंडियन ओशन, बिटवीन ओशनिक रेज and Australia. India was granted its exploratory rights in 2000 for 15 years. भारत को इस द्रोणी के तली संसाधनों के दोहन की अनुमति अंतर्राष्ट्रीय सागर प्राधिकरण द्वारा 15 वर्षों के लिए सन 2000 में दी गई। तो इंडिया हैज बीन ग्रांटेड द परमिशन और लीज टू एक्सप्लॉइट the bottom resource of Qihin Basin for 15 years in 2000. But the lease has been further sanctioned for next 5 years. ये अनुमति अगले 5 वर्षों के लिए अग्रसारित कर दी गई है। This lease of permission has been extended for next 5 years. So now it is close to be expired और अब यह अनुमति समाप्त होने वाली है। तो if again India becomes successful to obtain the lease for further time period, then it would be in the news. अगर भारत पुनः इसे 15 या कुछ और वर्षों के लिए धारण कर लेता है या अर्जित करने में सफल होता है तो ये चर्चा में रहेगी।
तो लीज और परमिशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 years, तो अगले 5 वर्षों के लिए ये और अग्रसारित, यानी अब कोको से लेकर के म्यांमार को अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग पर्ल स्ट्रिंग के कंसेप्ट को अब यहाँ ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, जो ऊपर आपको हमने मैप बना के दिया था इंडियन ओशन का। तो ये रहा इंडिया। अब अगर हम लोग पर्ल स्ट्रिंग की बात करें तो अब ये यही पर्ल स्ट्रिंग बन जाएगा। कल जहां पढ़ रहे थे अब हम यहां पहुंच जाएंगे, तो ये जो प्लेस होगा वो क्या होगा? कल पढ़े थे यहां ग्वादार, ग्वादार पोर्ट, और ये यहां हम श्रीलंका के साउथ से भी गुजरेंगे। इंडिया अपने डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल पावर का यूज करके इस स्ट्रिंग को यहीं पर काटना चाह रहा है, बिकॉज इन श्रीलंका द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना इज बीइंग अपोज्ड एंड सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। क्योंकि श्रीलंका में चीन के इस निवेश नियोजन का तीव्रता से विरोध हो रहा है। तो आपको यहाँ ये ग्रीन डॉट से जो हमने दिखाया है, तो ये पर्ल स्ट्रिंग भी समझ में आ गया होगा। यानी कि इस जगह पोर्ट चाइना बनाना चाहता है, यहाँ डेवलप कर रहा है, और यहाँ पाकिस्तान के इस कोस्ट पर भी डेवलप कर रहा है, और इस तरीके से भारत के महासागरीय सामरिक और आर्थिक हितों को चोट पहुंचाना चाहता है। तो दिस एम्बिशियस प्लान स्ट्रिंग प्लेन, द पर्ल स्ट्रिंग इज द एम्बिशियस प्लान ऑफ चाइना। तो पर्ल स्ट्रिंग चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो अब हम लोग अब दक्षिण की ओर आते हैं। तो अब जब म्यांमार से हटते हैं तो हम अपने जल पड़ोसी यानी श्रीलंका और म्यांमार की ओर, सॉरी मालदीव की ओर पहुंचते हैं। तो नाउ फॉर द श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में आप लोग मैक्सिमम बातें जानते हैं। दिस इज द पार्ट श्रीलंका। तो अगर हम लोग अब यहां पहुंच जाएं तो श्रीलंका के मैप को जूम करें तो ये हमारा निकटतम महासागरीय पड़ोसी है। तो जरा हेडिंग लिख लें, श्रीलंका। यह निकटतम महासागरीय पड़ोसी है भारत का। श्रीलंका इज क्लोजेस्ट मैरीटाइम neighbor of India. मन्नार की खाड़ी की उत्पत्ति से पहले यह भारतीय भूमि से सीधा जुड़ा हुआ था। श्रीलंका मन्नार खाड़ी के उत्पत्ति से पूर्व भारत की
मुख्य भूमि से प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा जुड़ा हुआ था। तो जब भारत में पश्चिमी तट का निर्माण अवतलन से होता है, उसी के साथ ये श्रीलंका की भूमि भारतीय मुख्य भूमि से अलग हो जाती है। तो जो पश्चिमी घाट और पहाड़ियां एवं चट्टानें होंगी, तो उनका हमें एक अवशेष या भाग श्रीलंका में भी दिखाई देगा। तो श्रीलंका was directly connected to the mainland of India earlier to the formation of Gulf of Mannar. तो गल्फ ऑफ मन्नार के उत्पत्ति या निर्माण से पहले ये सीधा जुड़ा हुआ था। तो अब इसके एविडेंस के रूप में हम कह सकते हैं the rocks of the western Ghat in India and the hills in the southern part of Sri Lanka are similar. तो जो southern part of Sri Lanka की hills है उन्हें कैंडी हिल्स कहते हैं। श्रीलंका के दक्षिणी भाग की पहाड़ियों की चट्टानें भारत के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों एवं चट्टानों से समान है, चट्टानों के समान है। के समान है, लिख लें। सिमिलर रॉक्स are found into Candy Hills, means the hills in southern part of Sri Lanka, with the rocks of Western Ghat. ऑफ इंडिया। तो भारत के वेस्टर्न घाट की चट्टानें और फिजियोग्राफ और श्रीलंका के कैंडी हिल्स की चट्टानें और फिजियोग्राफ एक समान हैं।
इसका मतलब है कि लंबे समय तक ये भूभाग भारत के साथ जुड़ा रहा। इसलिए इन सब में जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइफ हैं पश्चिमी घाट के और श्रीलंका के कैंडी हिल्स तक की ये जो जैव विविधता है वो एक समान है। यही कारण है कि इसे हम एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में रखते हैं, वेस्टर्न घाट श्रीलंका। इसीलिए भारत का पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका को एक ही हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखा जाता है। ये है तो वेस्टर्न घाट श्रीलंका इज अ वन हॉटस्पॉट। तो जब इनकी चट्टानें, भूआकृति, जलवायु एक समान है तो ये, और कैंडी हिल्स पर ही अगर आप देखें तो कैंडी वो प्लेस है श्रीलंका का। वैसे तो श्रीलंका इक्वेटोरियल क्लाइमेट का है, बहुत गर्म और आर्द्र जलवायु का है, लेकिन हिल्स के वजह से यहाँ टेम्परेचर कम रहते हैं। तो कैंडी इज द हिल स्टेशन ऑफ श्रीलंका। कैंडी श्रीलंका का हिल स्टेशन है। का पर्वतीय पर्यटन बिंदु है। तो कैंडी इज द हिल स्टेशन ऑफ श्रीलंका। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में श्रीलंका और भारत के बीच जो पाक स्टेट है, एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु है, पाक वे है और जाफना पेनिनसुला, और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और तथ्य हैं, जानकारियां हैं, इसको पढ़ेंगे। मालदीव को पढ़ेंगे। एंड आफ्टर द स्टडीइंग द मालदीव वी विल मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न एशिया, देन सेंट्रल एशिया। इन दिस वे वी विल कवर with a full depth about the Asia continent, and the greater emphasis would be given over the India in the unit the geography of India। और भारत पर हम और अधिक पढ़ेंगे, भारत के भूगोल के तहत। ये तो अभी हम लोग जो है प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड द मैप स्टडी ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए पढ़ रहे हैं ताकि सारी चीजों को बेहतर समझ सके। सो फॉर टुडे इट इज ओवर। Thank you.